आईटी सेक्टर की दिक्कतों और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट। और एक एक्सपर्ट हमारे हैं विलियम ओ'नील के हेड ऑफ रिसर्च मयूरेश जोशी जी। मयूरेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। गुड इवनिंग संदीप जी, वेरी प्लीज्ड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सर, आज हम एक्चुअली डिस्कशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के ऊपर और निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास पहुंच गया है। तो इतना पेसिमिज्म क्यों है सर आईटी सेक्टर में? क्या वजह है? क्या केवल रिसेशन ही है, मंदी का ही डर है जो इस पूरे सेक्टर को ड्राइव कर रहा है, या कोई और वजह है? तो संदीप जी, 3-4 वजह है। पहली वजह तो आप आईटी सेक्टर का पूरा एक आउट परफॉर्मेंस देखें तो हमने जो कोविड लोज बनाए थे मार्च 31 2020 से, और जो निफ्टी के हाईज बनाए थे अक्टूबर 19 2021 में, तो ये 1.5 वर्ष के काल में आईटी सेक्टर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। कारण बहुत सिंपल थे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऑफिस की कॉस्ट बच चुकी थी, क्लाइंट्स के ऑन साइट डिमांड्स नहीं थे, इसलिए ट्रैवल और आउटसोर्सिंग दोनों की आई थिंक जो एक दिक्कत होती है, हेडविंड्स बनती है। और रुपी का जो एक स्टेबिलिटी था डॉलर के अगेंस्ट, प्लस जो ऑर्डर फ्लोज आ रहे थे वो जबरदस्त तरीके से आ रही थी, विच वाज सपोर्टिंग मार्जिन्स। और फ्री कैश फ्लो वाली तो ये बिजनेस और इंडस्ट्री है। पोस्ट अक्टूबर आई थिंक जो दिक्कतें स्टार्ट हो गई आफ्टर द लिक्विडिटी स्टार्टेड गेटिंग विथड्रॉल, जो हम रिसेशन की बातें सुन रहे हैं, क्या ऑर्डर फ्लोज कम होंगे। दूसरा आई थिंक क्योंकि एक जबरदस्त ट्रैक्शन मिला था इंडस्ट्री के लिए, वेज हाइक्स का जो दौरा चालू हुआ था पिछले 2-3 क्वार्टर से, और जो अट्रिशन नंबर्स और लेवल्स है सारे कंपनीज के लिए, 2 से 3 गुना सैलरी हाइक्स मिल रहे थे एंट्री लेवल से लेके मिड लेवल एम्प्लॉइज तक। और इसलिए आई थिंक जो एक इबिट मार्जिन पे प्रेशर आ रहा था बिकॉज ऑफ एट्रिशन, काफी कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैनेज कर रहे थे लोग वो छोड़ के शायद दूसरे कंपनीज में जा रहे थे विद बेटर पे स्केल, और इसलिए आई थिंक टैलेंट रिटेन करने की बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिसेशनरी फैक्टर्स जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या एक सॉफ्ट या हार्ड लैंडिंग होगी है किसको भी पता नहीं है, अगले 1 से 2 क्वार्टर में पता चलेगा। बट काफी आईटी कंपनीज हम अपने बजट्स फर्म अप कर दी हैं चौथे तिमाही विच इज द इंडियन 4th क्वार्टर। तो इसलिए आई थिंक तब तक ही पता चलेगा कि आईटी बजट्स में कितनी आई थिंक कटौती आ रही है। बट हमारे अनुसार से आई थिंक जो हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में भी, जो 10 वर्ष पहले की स्थिति थी आई थिंक वो काफी बदल चुकी है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भी ऑटोमाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजों के लिए आईटी सेक्टर पे आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। एंड आवर कंपनीज आर टिपिकली आउटसोर्सर्स, यानी ये सारी काम करके तो वेरी लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल। तो बजट की कट जो होगी वो सब्सटेंशियल होगी नहीं, बट बाजार को डर है कि अगर एक हार्ड लैंडिंग रिसेशन हुआ तो अच्छी खासी कट्स हो सकती हैं, जिससे ऑर्डर फ्लोज कम हो सकते हैं। और क्योंकि मार्जिन प्रेशर्स ऑलरेडी है वेज हाइक्स की वजह से, आउटसोर्सिंग, ट्रैवल, ऑनसेट एक्सपेंसेस की वजह से, जो पहले के मार्जिन थे वो शायद दिखे नहीं। कैश फ्लोज पे थोड़ा दबाव है और शायद डिविडेंड पे आउट्स पे थोड़ा दबाव है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आईटी सेक्टर शायद। ठीक है। सर, आपने बोला कि ये सेक्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो नॉर्मली हम जब बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की तो हम ये बात करते हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो उससे इनको फ़ायदा मिलेगा कि जितना रुपया कमज़ोर होगा इनकी आय उतनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। रुपया हम देख रहे हैं कि 71-72 वाला 80 रुपये के आसपास आ गया, लेकिन फिर भी इन शेयरों में कोई भी राहत नहीं देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है सर कि रुपये का जो वीकनेस है वो किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं ला रहा है आईटी सेक्टर में? तो 2 वजह है संदीप जी। एक आई थिंक जो रुपी की डेप्रिसिएशन होती है, हालांकि एक टेलविंड होती है, यानी फायदेमंद होती है आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि जो रेवेन्यू होता है रुपी में, यानी जो हम रुपी में मापते हैं, वंस रुपी डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट द डॉलर, वो आईटी कंपनीज को फायदा देना चाहिए। बट काफी कंपनीज की एक हेजिंग पॉलिसी होती है डॉलर की तरफ, और एक बार एक डॉलर एक लेवल ब्रीच कर चुका है तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक वो हेजिंग शायद उनको मिलती नहीं है या बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा आपको तो ये देखना पड़ेगा कि जो आईटी कंपनीज की एक रेवेन्यू स्ट्रीम होती है सिर्फ डॉलर में नहीं होती, उनके यूरोप में क्लाइंट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया में क्लाइंट्स हैं। तो रुपी भले आई थिंक डॉलर के साथ डिप्रिशिएट हुआ हो, वो दूसरे करेंसीज के साथ जैसे यूरो हुआ, काफी करेंसीज हुई विद इन द साउथ एशियन बास्केट इटसेल्फ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ, वहां पे एक अच्छी खासी हमको अप्रिशिएशन दिखी है। तो अगर हम कंबाइन करें ये दोनों चीजों को तो मुझे लगता है आई थिंक जितने फायदे होने चाहिए रुपी डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर प्योरली गेट्स ऑफसेटेड बिकॉज ऑफ दीस टू। अच्छा सर, इन कंपनियों की जो ऑर्डर बुक की स्थिति है वो तो बहुत स्ट्रांग है। हमने एचसीएल टेक के नतीजे भी देखे, उन्होंने अपना जो गाइडेंस है उसे मेंटेन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्टर की दिक्कत क्या है सर जो शेयर इतने ज्यादा पिट रहे हैं? देखिए संदीप जी, क्या होता है कि जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर के मान के चलते हैं, बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। अब तक कोई अर्निंग्स डाउनग्रेड्स इसलिए नहीं आए क्योंकि काफी कंपनीज को कोई क्लाइंट की तरफ से कट्स नहीं दिखे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लोज।
या कोई प्राइसिंग रिलेटेड कंसर्न्स अभी तक दिखे नहीं है, जहाँ पे आई थिंक प्राइसेस वापस निगोशिएट हो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। ये चीजें जैसे मैंने कहा हाइंडसाइट पे पता चलेगी, क्योंकि तीसरे तिमाही में या चौथे तिमाही में एज पर आर इंडियन कैलेंडर ये सारी चीजों का स्पष्टता होगी। और इसलिए आई थिंक एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन है और जो मैनेजमेंट मान के चल रही है लुकिंग एट द सिनेरियो टुडे, आई थिंक ये अभी तक ठीक ठाक है। बट शायद और पॉसिबिलिटी जो बाजार मान के चल रहा है कि अगर रिसेशनरी फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट प्रेशर्स देखने मिलते हैं, अगर ऑर्डर फ्लोज कम होने लगते हैं, वो Q3 से होने लगेंगे। और इसलिए एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन आई थिंक Q3 के बाद अगर ये कंडीशंस ट्रू हुई तो शायद कटौती देखने मिले अर्निंग्स और प्रॉफिट एस्टिमेट्स। ओके, तो आगे चलते हुए कुछ आने वाली तिमाहियों में कुछ अर्निंग्स डाउनग्रेड हो सकते हैं, ऐसी आशंका है, जिस वजह से स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अच्छा सर, आपने भी एट्रिशन रेट को हाईलाइट किया था। ये जो हाई एट्रिशन रेट है इन कंपनियों का, ये कितनी बड़ी चिंता है मार्जिन्स के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि TCS हुआ या HCL टेक हुआ, इन दोनों स्टॉक्स को आप देखें तो नतीजे आए थे, उसके बाद इन्होंने अपने 52 वीक लोज भी टच किए थे। क्या हम मान के चलें कि ये जो ऊंची एट्रिशन रेट है, इसका जो डर है वो स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, जिस तरह से स्टॉक 52 वीक लोज पर आ चुके, क्योंकि TCS ने हाल में 3000 का लेवल भी तोड़ दिया था? या आपको लगता है कि ये जो डर है काफी बड़ी बड़ी चिंता है और उस वजह से और भी ज्यादा डाउनसाइड है इन स्टॉक्स में? नहीं, इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ संदीप जी। पहली चीज आई थिंक जो अट्रिशन रेट है बिल्कुल चिंताजनक बात है, क्योंकि जो वेज हाइक्स देने पड़ रहे, जैसे मैंने कहा एंट्री लेवल से लेके मिड लेवल तक आई थिंक अच्छे खासे वेज हाइक्स देने पड़ रहे हैं। और ये जो वेतन होगी आई थिंक पहले और दूसरे तिमाही में, ये EBIT मार्जिन पे प्रेशर लाएगी। पर दूसरी चीज कहीं ना कहीं आई थिंक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो सिक्लिकल एक नेचर है इंडस्ट्री का, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग Q2 Q3 ऑनवर्ड्स। दूसरी चीज आई थिंक जो बेंच स्ट्रेंथ हम कहते हैं आईटी कंपनीज के लिए, यानी जो फ्रेशर्स ये रिक्रूट करते हैं हर साल, ये फ्रेशर्स को नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे फ्रेशर्स आई थिंक थोड़े अट्यून हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सम अमाउंट ऑफ डिलीवरी डन एंट्री लेवल पे या एक मिड लेवल के एंट्री तक का, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक दिक्कत है हमें दिखती है, आई थिंक जो स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं उनको छोड़ के वो दिक्कतें स्लोली एंड स्टेडीली कम होती जाएंगी। तो अगर हम यूटिलाइजेशन लेवल जो देखते हैं एक्स ट्रेनीज या एक्स एंट्री लेवल, और जैसे आई थिंक ये संख्या बढ़ेगी अगले 1-2-3 तिमाहियों में, मुझे लगता है कुछ हद तक ये दिक्कतें आई थिंक कम होती जाएगी। बट टू अ लार्ज एक्सटेंट आई थिंक प्राइस में आ चुके हैं, और प्राइस डैमेज आईटी स्टॉक्स के लार्ज हद तक सारे आई थिंक पियर्स या जो कंसर्न्स है हमें लगता है हाईलाइट कर। ओके, ठीक है। सर, हमने पूरे सेक्टर की जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका जो आउटलुक है उसको भी डिस्कस कर लिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स जो 52 वीक लोस के आसपास या 52 वीक लोस पर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्या ये खरीदारी का मौका है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये कंपनियां बंद हो जाएंगी या इनमें ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी या ये स्टॉक्स गिरते ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि बहुत बड़ा ये जो ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो बहुत काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो भी चुकी हैं। TCS, HCL टेक जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी 52 वीक लोस पर आ चुके हैं। तो उस लिहाज से क्या खरीदारी करने का मौका इन स्टॉक्स में आ चुका है, या आपको लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए? अगर खरीदारी का मौका आ गया है तो कुछ ऐसे नाम जो आप चाहेंगे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएशंस वाइज बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे और प्राइस डैमेज आईटी स्टॉक्स में मैं जैसे कह रहा था, आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक एक जेस्टेट हो चुका है। दूसरे तिमाही के नतीजे कैसे रहेंगे, और दूसरी तिमाही इज 3 months डाउन द लाइन संदीप जी। तो आई थिंक इतना लंबा वेट एंड वॉच क्या इन्वेस्टर्स कर पाएंगे, इतना पेशेंस रहेगा, ये जानने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि आई थिंक दिस सेक्टर विल गो थ्रू प्राइस कंसोलिडेशन, क्योंकि इतना प्राइस डैमेज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज कंसर्न्स जो हमने सारे हाईलाइट किए हैं। एक रेंज बाउंड ट्रेड शायद रह सकेगा +5-7 odd% ऑन द हायर साइड, -5 to 7% ऑन द डाउन साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक Q2 के बाद बेहतर मौके मिलेंगे, बट लीडर्स के साथ हमारी ओनिल मेथोडोलॉजी हमेशा कहती है लीडर्स के साथ रहे। प्राइस डैमेज होने के कारण थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आने के बाद और जो पिवट लेवल्स गेन करेंगे, कुछ लीडरशिप वाले स्टॉक्स को हम फिर देख सकते हैं। तो इन्फोसिस, TCS हुआ लार्ज कैप नेम्स में, LTTS, माइंडट्री मिड कैप नेम्स पे, इस पे आप नजर बनाए रख सकते हैं। अच्छे मौके आएंगे अगले कुछ हफ्तों में ये सारे स्टॉक्स। इन्फोसिस की बात करें या L&T टेक्नोलॉजी हुआ या माइंडट्री हुआ, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें आप नजर रखें। मौजूदा लेवल से अगर और डाउनसाइड इन स्टॉक्स में देखने को मिलती है तो फिर हमें मयूरेश सर कह रहे हैं कि आप इनमें खरीदारी करने का मौका ढूंढ सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आईटी सेक्टर से जुड़ी खास चर्चा, जिसमें हमने इस सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बातचीत करी, इसका आउटलुक देखा, और साथ में जो निवेश करने के मौके हैं वो भी हमने मयूरेश सर से समझे।